Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Zain Abbas and I'm back with another episode of Mahana's Weekly Wrap. I have Mubashir Zubairi with me, who's the Chief Investment Officer at Mahana. जी अस्सलाम वालेकुम मुबशिर, कैसी तबीयत है आपकी? हाउस द वेदर इन यूके? Ji, Walaikum Assalam. Thank you for having me again, Zain. And the weather is good. It's good to be out on a break, but we make sure to take out time and keep the users engaged and जी informed. ओके, अच्छा, मौसम की बात ही कर रहे हैं तो ये मार्केट के मौसम की भी बात करिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब 26 को अपनी पॉडकास्ट की थी, जब से मार्केट 6000 पॉइंट्स गेन कर चुकी है, और जो हमने प्रेडिक्शंस की थी अराउंड सर्कुलर डेट और ऑयल एंड गैस सेक्टर, तो जब से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इंडेक्स में पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए ऑयल एंड गैस सेक्टर ने किए हैं। बट आई बिलीव जो हमने सर्कुलर डेट के रिलेटेड ज़्यादा बात की थी, बट जो हुआ जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, डोनाल्ड ट्रंप पोस्टेड अ ट्वीट अबाउट ऑयल रिजर्व्स इन पाकिस्तान। उन ऑयल रिजर्व्स के बारे में जिनका शायद हम पाकिस्तानियों को भी नहीं पता। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पाकिस्तान में क्या हैं इतने सारे ऑयल रिजर्व्स कि हम इंडिया को भी ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि व्हेन डोनाल्ड ट्रंप इज imposing tariffs on different countries, पाकिस्तान के लिए ऑन द अदर हैड थोड़ी फेवरेबल ट्वीट्स और फेवरेबल पॉलिसी अडॉप्ट की है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, जी। जिसमें हमें टैरिफ्स भी जो है रिड्यूस 19% का इम्पोज किया है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और अगर हम ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑयल एंड गैस रिजर्व पे ऑन एंड ऑफ बहुत बात होती रही है कि देर आर रिजर्व्स, अनटैप्ड रिजर्व्स हैं पाकिस्तान में, उनको एक्सप्लोर करना है। कुछ साल पहले हमने देखा था कि ऑफशोर ड्रिलिंग पे काफ़ी फोकस हुआ था, जैसे केकड़ा की ऑयल फील्ड्स के बारे में बात हुआ था, बट नथिंग मटीरियलाइज आउट ऑफ इट। अभी जो हमारी एक्सपेक्टेशन और डिस्कशन है दैट इज़ अराउंड शेल के रिजर्व्स के बारे में थोड़ा सा जो है रिसर्च की गई है, और जिस पे उनको लगता है कि पोटेंशियल है, सो दे माइट बी गोइंग फॉर और एक्सप्लोरेशन ऑन दैट ऑन दोज फील्ड्स। और उसको करने में फिर हो सकता है कि आपकी यूएस की कोई कंपनीज पार्टिसिपेट करें या जेवीज करें विद लोकल एक्सप्लोरेशन कंपनी, सो दैट हैज़ केप्ट द इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म हाई एज वेल कि आप ऑन द गुड साइड ऑफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हैं एट द मोमेंट। बट मोस्टली मुझे याद है ट्रंप ने एक और ट्वीट की थी कि पाकिस्तान इज अ 1000 ईयर ओल्ड कंट्री, और मुझे लगता है ट्रंप पाकिस्तान को एक मिडल ईस्टर्न कंट्री समझते हैं। तो मिडल ईस्ट का सोचते ही ऑयल आता है, तो शायद उन्होंने इसी वजह से पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स की बात कर दी। बट आपकी बातों से लग रहा है कि उनके केम्स में कुछ सदाकत है। तब आउट ऑफ 100% आप कितने परसेंट कह सकते हैं कि इन न्यूज़ में सदाकत है कि बहुत मैसिव ऑयल रिजर्व्स पाकिस्तान में मिल सकते हैं? देखिए, इट्स डिफ़िकल्ट टू क्वांटिफ़ाई कि कितने मैसिव हो सकते हैं, बट एक ये इम्पॉर्टेंट बात है ना कि कुछ बातें होती है रिसर्च के बाद फाइनलाइज़ होती है। इसकी बहुत एक लेंदी प्रोसेस होता है जिसमें साइज़मिक रिसर्च होती है हम्म। और एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग होती है। अभी तो आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू क्वांटिफ़ाई, और ये जैसे मैंने बताया कि कुछ शेल रिज़र्व पे स्टडीज़ हुई हैं अर्ली स्टेजेस में, तो उसमें पोटेंशियल है, बट उसकी फ़ीज़िबिलिटी, इज़ इट फ़ीज़िबल, उसके लिए कितना ड्रिल करना पड़ता है, क्या कॉस्ट आती है, एट सर्टेन कॉस्ट ऑफ ऑयल वो फ़ीज़िबिलिटी बनती है शेल को एक्सट्रैक्ट करने की। तो वो मेरा ख़्याल है बहुत अर्ली है। और वही बात है कि अभी इन ट्वीट्स में आप अगर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्वीट्स आपको लगे कि ये चीज़ अगले 6 महीने में मटीरियलाइज़ हो जाएगी, दैट इज़ नॉट द केस। इट माइट टेक ईयर्स टू मटीरियलाइज़ और उस पे आपको देखें। अब अगर क्योंकि हम शेल और इसकी बात करें नेचुरल रिसोर्सेज़ की, तो आप देखें कि जो रेको डेक और ये जो हमारे कॉपर की माइन्स हैं, इनमें देखें तो इनका कब से हम काफ़ी सालों से बातें सुन रहे हैं, और अब जाके इस पे काम शुरू हुआ है, अब इन्वेस्टमेंट शुरू हुई है, जिसकी वजह से वी एक्सपेक्ट के 2-3 साल में बाय द एंड ऑफ 2028 और समवेयर अराउंड दैट टाइम इसकी आपकी जो फर्स्ट माइनिंग प्रोडक्शन होगी वो स्टार्ट होगी। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मटीरियलाइज़, एंड ऑफन इन एक्सुबरेंस इन गुड टाइम मार्केट जो है उसको प्राइसिंग कर लेती है, व्हेन थिंग्स टर्न तो वो फिर मार्केट उन चीज़ों को भूल भी हाँ। जाती है। तो ये जो रैली आई है इन ओजीडीसी, पीपीआई, ये ड्यू टू ट्रम्प ट्वीट्स आई है या ये सर्कुलर डेट की न्यूज़ रिलेटेड? आई थिंक इट्स मोर टू डू विद सर्कुलर डेट न्यूज़। थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट ज़रूर हो सकता है कि ट्रम्प की ट्वीट से एक पॉजिटिव मोमेंटम बन गया,
जो कि ओवरऑल मार्केट में भी नज़र आया ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ट्रेड टैरिफ्स एंड एक आपकी मैक्रो सिचुएशन को भी थोड़ा सा हाईलाइट करता है, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिचुएशन लग रही है। मगर करंट जो सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन है, जब उसकी डिसबर्समेंट और पेमेंट की बात आती है, तो बेसिकली इट इज़ लॉन्ग डिलेड इम्प्लीमेंटेशन एंड पेमेंट प्रोसेस जब होती है, और दैट विल ट्रांसलेट इनटू बेटर पे आउट्स फॉर दीज कंपनीज। ये कंपनीज जो हैं अपने मल्टीपल से काफ़ी कम ट्रेड इसी वजह से करती हैं, बिकॉज दे आर अनेबल टू पे गुड डिविडेंड्स। These companies used to have high dividend yields back in the days when circular debt का क्वांटम बहुत कम होता था या नहीं होता था। हाँ। वो सर्कुलर डेट की वजह से उनकी जो डिविडेंड पे आउट कैपेसिटी है दैट वाज इम्पैक्टेड। अब ये सर्कुलर डेट रिजॉल्व होने से ये है कि इनकी रीपेमेंट या डिविडेंड पेमेंट कैपेसिटी इंप्रूव होगी। तो वो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर इंटरेस्ट, जब भी ये इवेंट्स आते हैं तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट रहता है। पीएसओ की एग्जांपल ले ले तो पीएसओ के केस में एक होती है लेट पेमेंट इनकम होती है, जो कि उसकी एडिशनल पीएनएल में रिफ्लेक्ट करती है, अर्निंग में रिफ्लेक्ट करती है, दैट इज़ अनअक्रूड, दैट इज़ वंस द पेमेंट इज़ रिसीव वो बुक करते हैं। तो वो पोर्शन भी सिग्निफिकेंट होता है। सो डेफिनेटली ऑयल एंड गैस की रेजोल्यूशन, ओजीडीसी की जब बात करें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और उस चेन को भी बेनिफिट होता है। तो पीएसओ इज़ ऑल्सो बेनिफिशियरी। हमने वहाँ भी मोर देन 10% की रैली देखी इन 2 वीक्स टाइम, अगर हम बोलें, या लेस देन 2 वीक्स आई वुड से। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को बताता चाहिए कि महाना श्यामबिक इंडेक्स ईटीएफ में सबसे ज़्यादा वेटेज इज़ ऑफ दिस ऑयल एंड गैस सेक्टर, और जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ थे फ्रॉम लास्ट मंथ अप टिल नाउ, उन्होंने काफ़ी एक हैंडसम रिटर्न अर्न किया है, और फ्यूचर आउटलुक भी यही है कि ये ऑयल एंड गैस सेक्टर काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेगा। अच्छा, लेट्स कम टू द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू दिस रैली, व्हिच इज़ द बैंकिंग सेक्टर। अच्छा, बैंकिंग इससे पहले जो रैली आई थी उसको तो 60% बैंकिंग सेक्टर ही लेके आया था मार्केट को आगे, बट अब ये फिर से नेशनल बैंक और एसबीआई जैसे स्टॉक्स ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। इनकी क्या वजूहात हैं, मतलब ये कब तक इनकी रैली चलेगी? ज़ैन बिल्कुल इनमें ना रिज़ल्ट्स की एक्साइटमेंट और एक इंटरेस्ट है। जैसे मार्केट उन रिज़ल्ट्स की बेस पे उनको रीप्राइस कर रही है या उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। अभी एचबीएल की मैनेजमेंट जो रिज़ल्ट्स अनाउंस करे उसके बाद मीटिंग जो एनालिस्ट ब्रीफिंग होती है, दे हाइलाइटेड सर्टेन पॉजिटिव स्टेप्स व्हिच इंक्लूड कन्वर्जन ऑफ all branches in KP and Balochistan to Islamic बैंकिंग विंडो। तो वो कन्वर्जन जो यूबीएल ने कुछ क्वार्टर्स पहले स्टार्ट कर दी थी, अब एचबीएल भी उसी स्ट्रेटजी पे जा रहा है। तो जहाँ पे देखते हैं इन्वेस्टर्स देखते हैं कि डिफरेंशियल और मल्टीपल्स है व्हेन कंपेयरिंग यूबीएल टू एचबीएल फॉर एग्जांपल, और एचबीएल पे अगर वही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है तो एचबीएल में उस तरह इंटरेस्ट बनता है। सिमिलरली आप एक और देख लें, नेशनल बैंक की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। नेशनल बैंक इज़ अगेन ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू इट्स फेयर वैल्यू, आई इन दैट सेंस कि वो मल्टीपल्स पे भी कम है और उसकी पे आउट कैपेसिटी भी इम्प्रूव हो गई है आफ्टर द पेंशन लायबिलिटी हैज़ बीन पेड ऑफ एंड द बैलेंस शीट हैज़ बीन क्लीन। हाँ। तो आई वुड से कि जब भी हम ये बैंक्स और इनकी बात करते हैं तो अर्निंग्स पे बहुत फोकस होना चाहिए कि अर्निंग पोटेंशियल कितना है, और बेस्ड ऑन अर्निंग आउटलुक कुछ स्टॉक्स कंसोलिडेट करते हैं, कुछ स्टॉक्स में नेगेटिव रिएक्शन आता है, बट जहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन है तो इंटरेस्ट जो है मेंटेन रहता है इन्वेस्टर्स का। सही मुबश्शिर, तो आपने हाँ, हमारे व्यूअर्स को बताया कि जो बैंकिंग सेक्टर में इतनी फिर से एक हम रैली देख रहे हैं, इट्स ड्यू टू देयर डिविडेंड यील्ड जो काफ़ी अट्रैक्टिव है इफ़ वी कंपेयर दैट टू द इंटरेस्ट अंडरलाइंग इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। अच्छा, अब थोड़ा हम शिफ्ट करते हैं और हमारे फंड्स की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। तो मुबश्शिर, अगर आप हमारे इन्वेस्टर्स को बताते चाहिए कि एमआईआईटीएफ ने किस तरह लास्ट मंथ और इस मंथ की अभी तक क्या परफॉर्मेंस रही है? लास्ट मंथ हमने जैसे अपनी एफएमआर भी रिलीज़ करी थी रिसेंटली, तो उसमें देख सकते हैं कि एमआईआईईटीएफ जो इक्विटी फंड है हमारा, उसका रिटर्न 6.67% था। और अब मंथ टू डेट अगर हम अगस्त के फर्स्ट वीक के 7 डेज 8 डेज का काउंट करें तो 5.7% का रिटर्न है, विच मीन्स ऑलमोस्ट अराउंड 12% का हम 40 डेज में रिटर्न इस ईटीएफ में रहा है। मेजर कंट्रीब्यूशन आई वुड से, क्योंकि हमारी 23% का वेटेज जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, एंड देन वी हैव अनदर 4-5% ऑफ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जिसमें पीएसओ एसएनजीपी जो है वो है।
तो 25-27% ऑलमोस्ट जो है हमारे पास इधर से कंट्रीब्यूशन आ रही है, व्हिच हैव इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 10 टू 15% ऑन एवरेज। मुबशर आप कह रहे हैं कि जितना गेन हमारे पास पूरे लास्ट मंथ में आया, उतना ही गेन तकरीबन इन शुरू के इस अगस्त के 8 डेज़ में भी तकरीबन उतना ही गेन आ गया है? मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से यस। जी। उसका मेन रीज़न है कि आप पिछले कंपेयर भी करें, तो पिछले मंथ में केएसई 100 का 11% इंक्रीज़ था एंड केएमआई का 6.5% इंक्रीज़ था। तो केएमआई वाज़ लैगिंग 5.5% बिहाइंड केएसई 100। इस अब क्योंकि ऑयल एंड गैस की कंट्रीब्यूशन बढ़ी है, तो ऑयल एंड गैस ने कैचअप करा है केएमआई और के जो हमारा इस्लामिक ईटीएफ है, उसमें परफॉर्मेंस कैचअप हुई है। विद इन बैंक्स हमने देखा कि अब बैंक्स में थोड़ा सिलेक्टिव रैली या सिलेक्टिव इंटरेस्ट इस तरह आ रहा है कि लोग विद इन बैंक स्विच कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वैल्यूएशन। रिलेटिव वैल्यूएशन में देखते हैं कि अच्छा यूबीएल अगर यू नो 10% यील्ड पे चला गया है एंड एचबीएल की 12-13% यील्ड है, सो वी सी इन्वेस्टर्स रोटेटिंग फ्रॉम यूबीएल टू एचबीएल एंड देन वहाँ से बाइंग कंसोलिडेशन एंड इंटरेस्ट होता है विद इन ईटीएफ। बाकी अगर बात करें तो जैसे हमने बोला कि ऑयल एंड गैस की मेजर कंट्रीब्यूशन रही, देन वी आल्सो हैव अदर कंपनीज की। ईटीएफ की खास बात यह है इट्स डाइवर्सिफाइड इनटू टॉप 30 इस्लामिक स्टॉक्स व्हिच गिव्स a 30-35% exposure in growth companies as well, जिसमें हमारी फार्मा कंपनीज हैं हाँ। that also have अब हाई सिंगल डिजिट लो डबल डिजिट रिटर्न ओवर द लास्ट 2 वीक्स। फिर हमारे पास कुछ ऑटो कंपनीज है जैसे कि साजगार इंजीनियरिंग का हमारे पास एक्सपोजर है विच हैज़ ऑल्सो रिटर्न अराउंड 12-13%। देन वी हैव सिस्टम्स लिमिटेड हाँ। which is one of the larger holdings that has returned low double digit return in less than 2 weeks। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं और अगर कंपेयर करें डिफेंसिव स्टॉक से अदर देन ऑयल एंड गैस या बैंक्स, तो हमने देखा कि वहाँ पे थोड़ी-सी कंसोलिडेशन हुई है। जैसे एफएफसी डिड नॉट परफॉर्म अ लॉट, एंग्रो होल्डिंग्स ने थोड़ा कंसोलिडेट करा, एग्रो फर्टिलाइज़र हो गया, बाकी स्टॉक्स हो गए, वो थोड़ा-सा कंसोलिडेट करे इन रिलेटिव टर्म्स। सर। हमें ये लगता है कि नेक्स्ट लेग जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जो सिक्लिकल या इकोनॉमिक रिकवरी वाली थीम है दैट विल कंटिन्यू टू प्ले और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की वजह से वहाँ पे इंटरेस्ट आएगा। बिल्कुल मुबश्शिर, लास्ट कन्वर्सेशन में हमने अपने व्यूअर्स को बताया था कि हमारा ईटीएफ और केएमआई 30 एज़ अ होल इस वजह से लैग कर रही है क्योंकि जो प्रीवियस रही थी दैट वाज़ मोस्टली ड्रिवन बाय नॉन शरिया कंप्लायंट बैंकिंग स्टॉक्स, बट द मार्केट रिवॉर्ड्स द पेशेंट इन्वेस्टर और अब शरिया स्टॉक्स की भी बारी आ गई और हमने काफ़ी अच्छा गेन विद इन द फर्स्ट 8 डेज़ ऑफ द मंथ देख लिया है। अच्छा, लेट्स शिफ्ट टू द अदर साइड, लेट्स टॉक अबाउट द आवर मनी मार्केट फंड महाना इस्लामिक कैश फंड व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ महाना सेफ प्लस। तो अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस स्टेट बैंक डिसाइडेड कि वो कट नहीं करता इंटरेस्ट रेट। इवन तो हमने अपने लास्ट कन्वर्सेशन में 25 टू 50 बेस प्रेडिक्ट किए, तो खाली हमने नहीं, एज मार्केट एज अ होल सबने रेट कट्स प्रेडिक्ट किए थे। तो ये क्या हुआ है और स्टेट बैंक क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर आउटलुक क्या है ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन पाकिस्तान? हाँ, बिल्कुल इट वाज़ अ सरप्राइज़ मूव बाय स्टेट बैंक। जैसे कि हमने देखा कि 10 डेज़ बिफोर द मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट में एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम नो कट और स्टेटस को चेंज हो गई थी टुवर्ड्स द कट हाँ। और यील्ड्स काफ़ी डिक्लाइन हुई थी प्रीएम्प्टिंग द रेट कट। हाउएवर स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी एमपीसी अनाउंस करी, उसमें रेट को होल्ड करा। दैट वाज़ आई थिंक इन हाइंडसाइट इट वाज़ अ फेयर डिसीजन। जैसे थोड़ा-सा हमने आपको याद होगा हमने बात की थी कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसका इन्फ्लेशन पे कैसे इम्पैक्ट क्रीप इन होता है। सो दीज़ आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो स्टेट बैंक ने भी हाइलाइट करे कि रीसेंट फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ेज़ का इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट देखना है। हाँ। कुछ पाकिस्तान के एरियाज़ में फ्लड्स आए हैं, उनका फूड इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्रॉप्स वगैरह अफेक्ट तो नहीं होते। सो दीज़ आर सम ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने मोर लाइक अ प्रूडेंट या कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट की। हाँ। व्हिच आई थिंक इज़ फेयर कि रादर देन आप इन अ हेस्टी डिसीजन लें या आप रेट कट करें ऑन इन हेस्ट, one should see the repercussions and the effects of recent rate cuts and how the economy is behaving and then do। Having said that, हमारा अभी भी व्यू है कि in coming meetings we might see a rate cut. There is a possibility, there is room for more rate cuts and we might expect that। अच्छा मुबशिर, स्टेट बैंक की कॉशियस अप्रोच को देखते हुए आप दिसंबर तक कहाँ देखते हैं इंटरेस्ट रेट इन पाकिस्तान?
देखिए फंडामेंटली अगर बेस्ड ऑन करंट इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी करंट डेटा पॉइंट्स अगर हम बात करें तो आई सी 100 बिप्स का अभी भी रूम है. हाँ. We have three policy meetings until December end, and I think there is a possibility कि 50 bips cut हो जाएं into not successive but maybe alternate, हाँ. और maybe 125 150 bips cumulative cut भी हो सकता है in good case, but I think 100 bips का chance है. And fundamentally speaking there is room, but again वो वही बात है 11% से 10 हो जाएगा. बट अगर इनको इसको हम मनी मार्केट फंड या यील्ड की कॉन्टेक्स्ट में बात टी बिल की बात करते हैं, बिकॉज दैट इज़ मोर लिक्विड एंड एक्टिवली ट्रेडेड. 10.85 के अराउंड 3 मंथ का टी बिल यील्ड करें एंड रिसेंट ऑक्शन या कट ऑफ आया है, तो इट इज़ ऑलरेडी बिलो की पॉलिसी रेट. 11% का पॉलिसी रेट है, 10.85 पे चल रहा है. आई थिंक के टू सर्टेन एक्सटेंट प्राइस इन हुआ है इन यील्ड्स के 50 बिप्स का रेट कट. सो रिटर्न यहाँ से मनी मार्केट फंड में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं होंगे. का अभी तक का हमारा मंथ टू डेट रिटर्न MICF का 10.3% है. आई थिंक इट शुड मेंटेन अराउंड 10% ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स एज वेल, डिस्पाइट अगर रेट कट आता है तो हम उसको. मुबशिर, जितना मैं समझाऊँ, आप कह रहे हैं कि जो अभी ऑक्शन हुई है ऑफ दीज डेट बेस्ड सिक्योरिटीज में मार्केट प्राइस इन करी है कि अगेंस्ट 6 मंथ्स में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कट करेगी, और जो हम एज अ मनी मार्केट में जिन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं उनमें भी हमें 10% रिटर्न मिल रहा है, हालांकि इंटरेस्ट रेट 11% है. और उसकी मेन वजह यह है कि मार्केट प्राइस इन करिए फर्दर रेट कट्स. इज दैट ट्रू? यील्ड कर्व इन्वर्टेड है कंपेयर टू द पॉलिसी रेट अगर बात करें उस तरह, बट यील्ड्स आर ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट. आई वुड नॉट से इन्वर्टेड क्योंकि वो थोड़ा अपवर्ड स्लोपिंग हो गया है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्राइस इन हुआ हुआ है. यील्ड्स ऊपर आई भी हैं, 10.6 से ऊपर, 10.67 से ऊपर आई हैं एंड सो ऑन, हाँ. बट 10.85 पे हैं, विच इज़ अगेन 3 मंथ का 15 बिप्स लोअर देन पॉलिसी रेट हाँ. एंड ओवरनाइट लेंडिंग रेट अगर हम देखें. सो 50 बिप्स तक का आई थिंक मार्केट में अभी भी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं है कि रेट हाँ. कट्स हो सकते हैं. तो वर्ष दिसंबर 2025 तक इन आर मनी मार्केट फंड हमारे इन्वेस्टर्स इन बिटवीन 9.5 एंड 10.5 का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दैट्स करेक्ट. दैट्स करेक्ट. चलिए व्यूअर्स, लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट सेगमेंट जिसमें हम मुबशिर से कुछ ना कुछ रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग सीखने की कोशिश करते हैं. तो मुबशिर, दिस वीक जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इट्स के हर बंदे के अपने गोल के हिसाब से कौन सा फंड सिलेक्ट करना चाहिए. अब महाना में भी काफ़ी फंड्स आ गए हैं. नंबर 1 इज़ महाना इस्लामिक कैश फंड, नंबर 2 इज़ महाना इस्लामिक ETF, एंड नंबर 3 इज़ महाना इस्लामिक रिटायरमेंट फंड, जिसके अंदर और 3 सब फंड्स आते हैं. एक मनी मार्केट फंड है, एक डेट फंड है, एक इक्विटी फंड है. तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस करते हैं कि वो अपने ये कौन सा फंड सिलेक्ट करें, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रखें बिटवीन दीज एसेट क्लासेस? व्हाट डू यू रेकमेंड? अच्छा, देर इज़ नो वन रूल फिट्स ऑल सोल्यूशन व्हेन इट कम्स टू फंड सिलेक्शन, और अगर एडवाइस की बात करें, बट कुछ बेसिक क्राइटेरिया या मैं अगर आपको बताऊं कि कुछ चेक्स अगर हर इंडिविजुअल, हर इन्वेस्टर करे तो दे माइट बी एबल टू रीच अ कंक्लूजन टू सम एक्सटेंट. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है, देखिए हर फंड की रिस्क प्रोफाइल और नेचर क्या अलग है. अगर हम महाना इस्लामिक कैश फंड और महाना इस्लामिक ETF की बात करें तो लो रिस्क एंड हाई रिस्क. अगेन, जिन इन्वेस्टर्स की कैपिटल प्रिजर्वेशन या हाई लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, दे शुड स्टिक टूवर्ड्स हायर एलोकेशन इन महाना इस्लामिक कैश फंड और मनी मार्केट फंड्स. जिन लोगों को कैपिटल एप्रिसिएशन या ग्रोथ चाहिए एंड दे हैव लॉन्गर टाइम होराइजन एंड दे कैन एब्जॉर्ब वॉलेटिलिटी, कहते हैं कि दे डू नॉट वरी मच अबाउट द वॉलेटिलिटी इन इक्विटी मार्केट्स, और आप 5-10 साल के लिए सेव करें, देन दे शुड डेफिनेटली कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF. एक तो ये डिफ्रेंसिएशन हो गई कि कैपिटल प्रिजर्वेशन और लो रिस्क एपेटाइट अगर आपकी है एंड यू वांट रेगुलर इनकम इन फॉर्म ऑफ मंथ को, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं फॉर मंथली पे आउट और मंथली प्रॉफिट होता है, उसको अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मीट करने के लिए यूज़ करते हैं. दे कैन डू इट थ्रू द कैश फंड एंड नॉट आइडियली थ्रू इक्विटी फंड्स. फिर अब हमारे पास एक और बहुत रेगुलर क्वेश्चन आने लगा है व्हेन वी ऑफर
रिटायरमेंट फंड, तो लोग रिटायरमेंट फंड में भी, क्योंकि मनी मार्केट फंड की कैटेगरी है, इक्विटी की है, दे कंपेयर दीज मनी मार्केट एंड इक्विटी सब फंड्स विद दी नॉर्मल फंड्स, जिसमें माना इस्लामिक कैश फंड या ईटीएफ से। तो देखिए, रिटायरमेंट फंड का ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड यू अ टैक्स एफिशिएंट व्हीकल, टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग। आप इसको, जैसे महाना इस्लामिक कैश फंड है, उसको आप लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप सरप्लस फंड्स आज इन्वेस्ट करें, 2 हफ्ते बाद विड्रॉ कर लें विद प्रॉफिट। दैट इज़ नॉट समथिंग वी वुड रिकमेंड इन अ रिटायरमेंट फंड। जो लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले हाईलाइट करें, बेस्ड ऑन देयर ऑब्जेक्टिव वो फंड सिलेक्शन में आए कि मेरा सेविंग ऑब्जेक्टिव क्या है। इफ इट्स रिटायरमेंट फंड, और इफ आई एम प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, then I should invest for long term, I should go into retirement fund. If I'm investing for a short term capital preservation, regular cash outflows and inflows, then I should go for a money market fund or a normal equity fund. अच्छा, विद इन रिटायरमेंट फंड भी जब हम देखते हैं कि वी हैव 3 सब फंड, तो उसमें आपने देखा होगा महाना के पोर्टल पे देयर आर मल्टीपल रिस्क प्रोफाइल्स, एंड बेस्ड ऑन द रिस्क क्वेश्चनर इट गिव्स यू अ क्यूरेटेड पोर्टफोलियो कि आपकी किस तरह एलोकेशन होनी चाहिए बिटवीन दीज सब फंड्स। अगेन इट डिपेंड्स, आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है, आपका टाइम होराइजन क्या है, आप किस एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं। समवन that is close to retirement, let's say 50-55 years of age, then probably they will have lesser portion of equity sub fund or equity allocation compared to someone who is much younger। जैसे कि आप इन्वेस्ट करते हैं, आप हायर इक्विटी में जाते हैं, क्योंकि यू हैव अ लॉन्गर टाइम होराइजन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं। तो रादर देन जस्ट कंपेयरिंग रिटर्न ऑफ ईच फंड, हमें अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को बहुत ज़रूरी देखना चाहिए मद्देनज़र। आइडियली जैसे हम बोलते हैं, एक रूल ऑफ थंब तो नहीं है, बट अगर हम 20% ऑफ अपनी सेविंग या इनकम को इन्वेस्ट करें ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो उसमें से 5 to 8% को हम रिटायरमेंट की तरफ एलोकेट करें, बाकी 10 to 12% हम अपने बाकी फाइनेंशियल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बाकी फंड में एलोकेट करें। अगेन दिस कैन वेरी बेस्ड ऑन दी फाइनेंशियल goals and investment objective of each individual, but this is more like a generalized approach कि आप at least 5 to 8% अपने retirement के लिए set aside करें, and rest for your other life goals, जैसे कि आप अपने in near term if you want to build asset or you're saving for something, then you should allocate money according to that. Thank you so much, Mubashir, for your valuable advice. And I would also like to thank our investors who have been with us so far in this video. अगर आप लोगों का इतना ही साथ था तो we would love to continue this format. और next week आप लोग क्या चाहते हैं हम कौन से topics cover करें, please let us know down in the comments below. खुदा हाफिज़।